प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का योगदान या अनुदान या मूल्यांकन, लेक्चर नंबर 48। जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, प्लेटो का योगदान या अनुदान और मूल्यांकन। ठीक है बेटा। तो किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपसे प्लेटो के अनुदान के बारे में, योगदान के बारे में, मूल्यांकन के बारे में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और आज का जो लेक्चर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमने प्लेटो के जितने भी सिद्धांत आपको समझाए हैं, उन सभी सिद्धांतों का आज सार संग्रह हमें देखना है। तो नोट करें आप, प्लेटो का योगदान या अनुदान या मूल्यांकन, लेक्चर नंबर 48। यस डियर स्टूडेंट्स, समझाना शुरू करें तो ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि बेटा, भले ही किसी भी राजनीतिक विचारक के योगदान के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो योगदान और अनुदान मूल्यांकन को समझाने के लिए एक सूत्र देता हूँ आपको। ये सूत्र ये है कि जो विचारक होता है, जैसे आज हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, जो विचारक होता है वो अपने जो भी विचार देता है, जो भी राजनीतिक विचार देता है, चूँकि हम राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक विचार देता है, उन राजनीतिक विचारों में से कुछ राजनीतिक विचार ऐसे होते हैं, कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे होते हैं, कुछ राजनीतिक सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कि उस विचारक विशेष के समय विशेष की देन होते हैं और केवल उस समय में ही उनको लागू किया जा सकता है, बाकी आगे उनको लागू नहीं किया जा सकता। इनको कहते हैं समय विशेष के तत्व। प्लेटो की बात करेंगे तो इसको कहेंगे यूनानी तत्व। दूसरी बात यह है कि जो भी राजनीतिक विचारक होता है, भले वह प्लेटो हो, अरस्तु हो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, ग्रीन, बोसांके, इमैनुएल कांट, जो भी है, कोई भी हो, उस राजनीतिक विचारक के विचारों में कुछ तत्व, कुछ सिद्धांत, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि शाश्वत सत्य होती हैं, जिनको कि किसी भी युग में, किसी भी युग में, किसी भी देश में अपनाया जा सकता है। ये शाश्वत तत्व समय विशेष से, देश विशेष से, संस्कृति विशेष से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसका मतलब किसी भी विचारक के योगदान को हमें समझना है तो ये दोनों तत्व समझना अति आवश्यक है, समय विशेष के तत्व और शाश्वत तत्व। शाश्वत तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो कि सब युगों में, सब कालों में, सब देशों में, सब संस्कृतियों में अपनाए जा सकते हैं। इनके ऊपर देश विशेष की, काल विशेष की, संस्कृति विशेष की बाध्यता नहीं होती है। ये किसी से भी बंधे हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको शाश्वत तत्व कहा जाता है, जो सदा सदा के लिए सत्य होते हैं। ठीक है बेटा, एक बात तो ये क्लियर होगी। अब चूंकि हम बेटा समझना है, मेरा मूल लक्ष्य आपको समझाना है, बस ये तो नोट इसलिए करता हूँ जिससे कि आप व्यवस्थित रूप में एक एक बात को समझ सकें। बेटा, चूंकि हम प्लेटो के योगदान की चर्चा कर रहे हैं आज, और प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक हैं, और अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं। बेटा, इस दुनिया में जितने भी आदर्शवादी हैं, भले ही वह रूसो हो, हीगल हो, ग्रीन हो, बोसांके हो, ब्रेडले हो, जो भी है, इस दुनिया में जितने भी आदर्शवादी हैं वो सब प्लेटो के अनुयायी हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं। कौन कौन से? प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। आप नोट करेंगे आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा लक्ष्य है आपको समझाना। इस दुनिया में वाद की बात आती है तो मैं तो ये कहूँगा कि वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स। प्लेटोवाद अरस्तुवाद दो इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के बाद जितने भी राजनीतिक विचारक आए हैं उन सभी राजनीतिक विचारकों ने किसी न किसी रूप में या तो प्लेटो का अनुसरण किया है या अरस्तु का अनुसरण किया है। कैसे? जिस विचारक ने आदर्श की बात की है, जिस विचारक ने आदर्शवाद की बात की है, वह प्लेटो का अनुयायी है। उसने प्लेटो की बातों को स्वीकार किया है, भले कोई भी हो, जितने भी आदर्शवादी हैं, विचारक हैं, सब प्लेटो का अनुयायी हैं। यस। और दूसरी तरफ इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में जितने भी यथार्थवादी हैं, जितने भी राजनीतिक विचारक तथ्यों की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं, वो सब अरस्तु का अनुसरण करते हैं, अरस्तु के अनुयायी हैं। मैं ये कहूँगा कि व्यवहारवादी यदि अनुसरण करते हैं तो किसका करते हैं? अरस्तु का करते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके और अपना क्रांति संबंधी सिद्धांत या अन्य सिद्धांत दिए थे तथ्यों के आधार पर। इसलिए जो वास्तविकता की बात करता है, जो यथार्थ की बात करता है, भले कोई भी विचारक क्यों ना हो, वो अरस्तु का अनुसरण करता है, अरस्तु का अनुयायी है। और जो आदर्श की बात करता है वह प्लेटो का अनुसरण करता है। इसलिए इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। फिर कह रहा हूँ, प्लेटोवाद मतलब जितने भी राजनीतिक विचारक है जो आदर्शवाद की बात करते हैं, जो कल्पना की बात करते हैं, जो मूल्यों की बात करते हैं, वो सब प्लेटो का अनुसरण करते हैं। और जितने भी राजनीतिक विचारक जो तथ्य की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं, वे सब अरस्तु के अनुयायी हैं, अरस्तु का अनुसरण करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ नोट भी किया है कि इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ संपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों को आप आसानी से समझ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आगे आपको उदाहरण देता रहूँगा। अब हम शुरू करें। बेटा, सबसे पहले हमने जो मूल बात नोट की है वो ये की है क्या कि जो प्लेटो हैं वो कल्पनादर्शी नहीं हैं बल्कि आदर्शवादी विचारक हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई प्लेटो तो हमेशा कल्पना लोग की उड़ान भरता रहता है, प्लेटो कल्पनावादी है, हमेशा कल्पना की बात करता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेटो वाकई देखा जाए तो एक आदर्शवादी विचारक है। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि इस दुनिया में जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, जो भी आदर्शवाद की बात करता है, वो सब प्लेटोवाद का अनुसरण करते हैं, मतलब प्लेटो का अनुसरण करते हैं, प्लेटो का अनुसरण करते हैं, प्लेटो के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, प्लेटो के सिद्धांतों को मानते हैं। ठीक है बेटा। और जो तथ्य की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, वो अरस्तु का अनुयायी है। मैं तो कह सकता हूँ कि आज जो व्यवहारवादी है वो अरस्तु के अनुयायी हैं। व्यवहारवादियों ने आज जो बात कही है, ये बात तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में पहले ही कह दी थी। अब वो एक अलग बात है कि आज वो दावा करें कि ये बातें अमेरिका ने दी है, हमने दी हैं, तो ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। बशर्ते कि कोई विद्यार्थी प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को गंभीरता से पढ़े तो उसको पता लगेगा। क्योंकि हमने तो प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को न जाने कितनी बार पढ़ा है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आपको बता रहे हैं। चलिए बेटा, अब चूंकि हमें मूल बात ये समझनी है क्या कि प्लेटो का अनुदान क्या है। प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन को, राजनीति विज्ञान को क्या कुछ दिया है, राजनीति शास्त्रों को क्या कुछ दिया है, ये हमें समझना है। तो एक विद्वान है जोवेट कहते हैं कि प्लेटो दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है। अब समझना है, मतलब दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में ये आदर्शवाद के जनक हैं। कौन? प्लेटो। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि राजनीति दर्शन के जनक कौन है? प्लेटो हैं। तो ये बात यहाँ भी स्पष्ट हो रही है। चलिए, दूसरे विद्वान है जेनेट कहते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक का एक अंश काल्पनिक है और एक अंश आदर्शवादी है।
काल्पनिक अंश मृत है और आदर्शवादी अंश जीवित है। ये बात कौन कहते हैं? जेनेट। एक विद्वान और मैक्सी ने बड़ा अच्छा कहा है कि प्लेटो की रचनाओं में बहुत कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है, लेकिन उसके राजनैतिक दर्शन की मध्य नाड़ी अनंत एवं सार्वभौम है। मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो प्लेटो की रचनाओं के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा है जो कि क्षणभंगुर है। प्लेटो की रचनाओं में बहुत कुछ ऐसी बातें जो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके समय के साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसके राजनीतिक दर्शन की मध्य नाड़ी अनंत एवं सार्वभौम है। जैसे उन्होंने बुद्धि के शासन की बात की है, शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है, न्याय का जो सिद्धांत दिया है, आज भी दुनिया में स्वीकार करने योग्य है। प्लेटो ने जो राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण किया है कि भी राजनीतिक शक्ति दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के हाथों में होगी और आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग के हाथों में होगी। मतलब प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में सौंपा। आज पूरी दुनिया में राजनीति में अपराधीकरण इसलिए हो रहा है कि आज राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में, एक ही संस्था में मौजूद है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो प्लेटो से ये बात सीखनी है कि राजनीतिक शक्ति सत्ता अलग हाथ में हो, अलग संस्था में हो, और आर्थिक शक्ति सत्ता अलग हाथ में हो, अलग संस्था में हो। ये जरूरी है, संपूर्ण विश्व के लिए ग्रहण करने योग्य बात है। और ये प्लेटो का शाश्वत तत्व है, ये प्लेटो का अनुपम योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ये कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण यदि किसी ने किया दुनिया में सबसे पहले तो वो प्लेटो ही है। चलिए बेटा आगे, अब इसके दो पार्ट लेंगे हम योगदान के बारे में। प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व और प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व। शाश्वत तत्व ऐसे होते हैं जो कि किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति विशेष में, किसी भी समय विशेष में अपनाए जा सकते हैं। इनमें किसी भी देश विशेष की बाध्यता नहीं होती है, किसी भी रूप में संस्कृति विशेष की बाध्यता नहीं होती है, समय विशेष की, युग विशेष की बाध्यता नहीं होती है। किसी भी समय में, किसी भी युग में, किसी भी देश में ये अपनाए जा सकते हैं। और ये यूनानी तत्व हैं। ये ऐसे तत्व हैं प्लेटो के जो कि उन्होंने यूनान से ही ग्रहण किए हैं। क्या क्या हैं ये समझें बेटा। प्लेटो के दर्शन में कुछ ऐसे तत्व हैं, यूनानी तत्व, जो कि इसने यूनानी नगर राज्यों से ग्रहण किए, जैसे एथेंस से लिया है, स्पार्टा से लिया है, क्रीट से लिया है, एगाथीसियंस से लिया है, क्या क्या लिया है समझे। सबसे पहले तो इन्होंने स्पार्टा से क्या क्या ग्रहण किया है। स्पार्टा और एथेंस से यूनान के सबसे महत्वपूर्ण दो नगर राज्य हैं। तो स्पार्टा से ग्रहण किए इसने क्या क्या ग्रहण किया। स्पार्टा से ग्रहण किए गए तत्व हैं, पहला शासक प्रशिक्षित हो, अर्थात स्पार्टा के अंतर्गत शासक को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो प्लेटो ने स्पार्टा से ग्रहण किया कि जो शासक हो वो प्रशिक्षित होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की और 50 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान किया था। शिक्षा सिद्धांत में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, शासक वर्ग के लिए व्यवसाय करने की मनाही थी। प्लेटो ने ये कहा कि जो शासक वर्ग है वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता। दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इन्होंने किसी भी रूप में आर्थिक शक्ति नहीं दी और ये कह दिया कि इनका काम केवल देश की सेवा करना है या नहीं। तो ये बात कहाँ से ली है प्लेटो ने? स्पार्टा से ली है कि जो शासक वर्ग है वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा। तीसरी बात, नागरिकों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर। यस, नागरिकों की शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य पर है। तो प्लेटो ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत, शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया कि जो शिक्षा की जिम्मेदारी है वो राज्य पर है। तो शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर है, ये बात कहाँ से ग्रहण की इन्होंने? स्पार्टा से ग्रहण की। अगली बात, व्यक्तिवाद को राज्य में महत्व नहीं, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो ने राज्य को महत्व दिया है, व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया है। व्यक्ति को राज्य का अंग मात्र माना है, व्यक्ति को एक साधन मात्र माना है, जबकि राज्य को साध्य माना है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है प्लेटो ने। ये बात भी जो है प्लेटो ने स्पार्टा से ग्रहण की है। और इसके बाद में आर्थिक जीवन में सामूहिकता थी। आर्थिक जीवन में सामूहिकता का मतलब ये कि सामूहिक रूप में खेती की जाती थी और सामूहिक रूप में उसका उपयोग किया जाता था। तो ये बात स्पार्टा में थी और प्लेटो ने भी ये बात ग्रहण की। कहाँ से? स्पार्टा से ही, कि आर्थिक जीवन में सामूहिकता होनी चाहिए। जैसे कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग सामूहिक भोजनालयों में भोजन करेंगे और तंबू में रहेंगे और कोई भी किसी भी रूप में संपत्ति नहीं रखेगा, कंचन और कामनी से दूर रहेंगे। इसके बाद में अगला है छठा,
संतति उत्पत्ति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। संतति मतलब संतान, बच्चे, संतति उत्पत्ति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। कमजोर और अपंग बच्चों की तरफ उदार दृष्टिकोण नहीं रखा जाता था, अपंग बच्चों को नष्ट कर दिया जाता था। अब ये जो बात है ये स्पार्टा से ग्रहण की है। प्लेटो ने भी अपनी रिपब्लिक में इसका उल्लेख किया है कि अपंग जो बच्चे हैं उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए, कमज़ोर बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। और इसके बाद में श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो, इसके लिए उन्होंने दार्शनिक शासकों और सैनिक वर्ग को सार्वजनिक उत्सव में आयोजित करने की बात की और ये कहा कि वहाँ पर एक सक्षम पुरुष जितना चाहे उतनी नारियों के साथ संभोग कर सकता है और उनसे श्रेष्ठ संतानें पैदा होंगी और उनकी परवरिश राज्य के द्वारा की जाएगी। तो ये बात इन्होंने स्पार्टा से ग्रहण की है। अब एथेंस से क्या लिया इन्होंने? एथेंस भी यूनान का एक नगर राज्य है। एथेंस से इन्होंने दार्शनिक शासकों के लिए आवश्यक शिक्षा पद्धति ग्रहण की और दूसरा इन्होंने ग्रहण किया कानून के शासन एवं मिश्रित शासन प्रणाली का विचार। बेटा दार्शनिक शासकों के लिए आवश्यक शिक्षा पद्धति, तो प्लेटो ने अपने शिक्षा का सिद्धांत दिया ही है, तो डेफिनेटली दार्शनिक शासकों के लिए जो शिक्षा की बात इन्होंने की है प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में, ये इन्होंने एथेंस से लिया है। और कानून का शासन, ये कानून के शासन की बात इन्होंने अंतिम रचना लॉज में की है। इनकी रचना अंतिम क्या है? द लॉज में की है। कानून के शासन की बात की और उसमें मिश्रित शासन की बात की है, जैसे कि राजतंत्र का गुण अपनाया जाएगा, लोकतंत्र का गुण अपनाया जाएगा, कुलीन तंत्र का गुण अपनाया जाएगा। तो ये जो बातें इन्होंने ग्रहण की वो एथेंस से की है। इसका मतलब जो है प्लेटो के दर्शन के ऊपर एथेंस और स्पार्टा का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में क्रीट, ये भी यूनान का एक नगर राज्य है। यहाँ से इन्होंने सार्वजनिक खेती की बात ग्रहण की और एगाथीसियन से इन्होंने पत्नियों को सामान्य रूप में रखा जाता था ताकि लोगों में भ्रातृत्व मतलब भाईचारे के भाव में वृद्धि हो। और प्लेटो ने भी जो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ये नहीं कहा कि आप सबकी अपनी अलग अलग पत्नियां होंगी, बल्कि सार्वजनिक उत्सव आयोजित किया जाएगा और उसमें अस्थायी रूप में विवाह होगा, मतलब कुछ समय के लिए संभोग करने की व्यवस्था की गई है। बाकी उसके बाद में जो है दार्शनिक शासक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष हैं वो अपने अपने काम पर चले जाएंगे और उनसे जो पत्नियों से जो बच्चे पैदा होंगे, पत्नी तो अस्थायी रूप में पत्नी बनती है, कुछ समय के लिए जो संभोग करते हैं उससे, बाकी उसके बाद में इनका कोई संबंध नहीं होता है। अब ये बातें जो हैं इन्होंने यूनान से ग्रहण की हैं, इसलिए इनको यूनानी तत्व कहा जा सकता है। अब दूसरा पार्ट आता है प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व, मतलब ऐसी बातें जो कि सदा सदा के लिए सत्य हैं। नंबर 1, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भाई समझे मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, जैसे विवेक, साहस, तृष्णा। इन 3 तत्वों से 3 वर्ग बनते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ठीक है बेटा, ये प्लेटो को समझना है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही होगा सब जगह। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये कहता है कि भी व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में जिस तत्व की प्रधानता है, किसी में विवेक ज़्यादा है, किसी में साहस ज़्यादा है, किसी में तृष्णा ज़्यादा है। अब जिसमें विवेक ज़्यादा है, जैसे हमारा काम विवेक से संबंधित है, हम ईमानदारी से अपना ये काम करें, अगर ईमानदारी से अपना काम करते हैं हम न्यायी हैं। जिसमें साहस की मात्रा ज़्यादा है तो साहस से संबंधित काम करें, तृष्णा की ज़्यादा है तो उससे संबंधित काम करें, मतलब विवेक की मात्रा ज़्यादा है दार्शनिक शासक वर्ग से संबंधित काम करें, साहस की मात्रा ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा की मात्रा ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, 3 वर्ग है ना, दार्शनिक शासक और सैनिक उत्पादक वर्ग, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग यदि उसके अंतर्गत जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसका जैसा स्वभाव उसके अनुरूप अपना काम करता है तो डेफिनेटली इसे ही प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। तो ये बात एक ऐसी है जो कि आज भी स्वीकार की जानी चाहिए दुनिया के अंतर्गत कि भैया आपको अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपना काम करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप में समाज और राज्य में न्याय की स्थापना होगी। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना काम करना चाहिए। दार्शनिक शासक वर्ग को शासन संबंधित काम करना चाहिए जीवन पर्यंत, दूसरा का काम नहीं करेगा। सैनिक वर्ग को जीवन पर्यंत रक्षा संबंधित काम करना चाहिए और उत्पादक वर्ग को जीवन पर्यंत उत्पादन संबंधित काम करना चाहिए। ये तीनों वर्ग जीवन पर्यंत अपना अपना काम करेंगे तो इस काम में इनको विशेषज्ञता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है बुद्धि का शासन। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जिस दार्शनिक राजा के शासन की बात की है उसमें साफ कर दिया कि वास्तविक रूप में शासन का संचालन ज्ञानी व्यक्ति ही करें, ज्ञानी पुरुष ही करें, क्योंकि दार्शनिक राजा के शासन का तात्पर्य ही है
क्या है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा शासन। तो डेफिनेटली प्लेटो ज्ञान की संप्रभुता चाहता है, ज्ञान का शासन चाहता है, विवेक का शासन चाहता है, योग्यता का शासन चाहता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। तो ये प्लेटो ने जो बात कही है वो आज पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है, पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। भले ही कहीं पर लोकतंत्र है, ज़्यादातर विश्व के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को अपना लिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो राजनेता होते हैं उनको किसी न किसी रूप में राजनीति का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। उनके लिए शिक्षा का कोई न कोई मापदंड कसौटी होनी ही चाहिए। चौथा है स्त्री पुरुषों की समानता। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समानता की बात की और ये कहा कि जो काम पुरुष कर सकता है वह ही काम महिला भी कर सकती है। और इसी के साथ में प्लेटो ने राज्य सेवा में महिलाओं को लगाने का जो काम किया है कि भाई राज्य की सेवा पुरुष भी कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे घर की रखवाली के लिए हम डॉग भी रख सकते हैं, बिच भी रख सकते हैं, मतलब कुत्ता भी रख सकते हैं, कुतिया भी रख सकते हैं, नर और मादा में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राज्य की रक्षा भी जो है महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं। तो प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समानता की बात की और ये कहा है कि जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है, इसलिए राज्य की सेवा में महिलाओं को प्लेटो ने लगाया। और आज मैं ये कहूँगा कि आधुनिक विश्व के अंतर्गत महिलाएं सार्वजनिक जीवन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं और कुछ राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत तो महिलाओं को आरक्षण भी दिया जा रहा है कि भाई 33%, 50% सीटों के ऊपर महिलाएं ही दावेदार होंगी। तो डेफिनेटली ये बात प्लेटो ने जो कही है वो शाश्वत सत्य है। मैं तो ये कहूँगा कि नारीवाद का आप अध्ययन करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि भाई महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जाए, तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत तो प्लेटो ने ही की है। पांचवा है प्रजातंत्र पर आरोप। बेटा प्लेटो ने लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगाया कि लोकतंत्र के अंतर्गत अयोग्य, मूर्ख, स्वार्थी लोगों का शासन होता है और लोकतंत्र के अंतर्गत सभी संबंधों को भुला दिया जाता है। पिता पुत्र के संबंध समाप्त हो जाते हैं, माता पुत्र के संबंध समाप्त हो जाते हैं, भाई बहन के संबंध समाप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि पशु भी अपने रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं। आज के दुनिया में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्लेटो ने जो कमियां बताई तो सारी कमी मौजूद हैं। तो ये शाश्वत योगदान है इसका, ये शाश्वत सत्य है। प्लेटो ने लोकतंत्र में जो कमियां बताई वो आज भी सत्य हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि लोकतंत्र में जो कमियां प्लेटो ने बताई वो आज भी सत्य हैं, ये इसका देन है, शाश्वत सत्य है। छठा, संपत्ति पर विचार। प्लेटो ने संपत्ति के बारे में जो कहा कि भाई संपत्ति दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग नहीं रखेगा, केवल उत्पादक वर्ग रखेगा। तो डेफिनेटली जो शासन कार्य करेगा उनके पास संपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आज दुनिया में हम देखते हैं कि जो शासन संचालन करते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति होती है। तो प्लेटो के जो ये विचार हैं एक क्रांति की प्रेरणा देते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। सातवां, शिक्षा संबंधी विचार। यस, प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार भी एक शाश्वत तत्व है, शाश्वत देन है, शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये क्या? शिक्षा संबंधी। प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया है और प्लेटो ने साफ कहा था कि व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। तो व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आज की दुनिया भी शिक्षा के महत्व को व्यक्ति और समाज के क्षेत्र में स्वीकार करती है। ये प्लेटो का शाश्वत तत्व है, शाश्वत सत्य है, शाश्वत देन है, अनुपम योगदान है, अनुपम योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ये 7 बिंदुओं के माध्यम से आप प्लेटो के दर्शन में जो शाश्वत सत्य है, जो सही बातें हैं, उनको समझा सकते हैं। इसके बाद में हमें ये देखना है इस बात को सत्य साबित करने के लिए कि क्या डेफिनेटली इस दुनिया में वाद केवल 2 ही, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। आप समझे, प्लेटोवाद मतलब इस दुनिया में जितने भी आदर्शवादी विचार है उन सब ने प्लेटो से ही ग्रहण किया है ज़्यादातर बात। कैसे? देखें, प्लेटो के चिंतन का पुनरुत्थान पुनर्जागरण आंदोलन के साथ हो जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन के साथ प्लेटो के विचारों का जागरण हो जाता है। और टॉमस मूर की यूटोपिया, कल्पना लोक के ऊपर प्लेटो के विचारों का प्रभाव पड़ा। ये भी एक आदर्शवादी विचारक है ना। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में वाद केवल 2 ही, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। प्लेटोवाद जो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक वो सब प्लेटो का अनुसरण करते हैं, और जो यथार्थवादी विचारक हैं, वास्तविकतावादी विचारक है, जो तथ्यों की बात करते हैं, वो सब अरस्तु के अनुयायी है। जो मूल्यों की बात करता है वो प्लेटो का अनुयायी है, जो तथ्य की बात करता है वो अरस्तु का अनुयायी है। बस हम तो इतना बता सकते हैं आपको, सब कुछ आ गया इसमें। सिसरो की डी रिपब्लिका, इसके ऊपर प्लेटो का प्रभाव पड़ा। मध्य युग के ऊपर भी प्लेटो का प्रभाव पड़ा।
दांते की रचना डी मोनार किया है, इसके ऊपर भी प्लेटो का प्रभाव पड़ा। जीन जैक्स रूसो और हीगल के ऊपर भी प्लेटो का प्रभाव पड़ा। थॉमस हिल ग्रीन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा प्लेटो का। ब्रेडले के ऊपर प्लेटो का प्रभाव पड़ा। बोसांके का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। और प्रत्यक्षवादी विचारक आगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवादी विचारक है, आगस्ट काम्टे के ऊपर भी प्लेटो का प्रभाव पड़ा। और समाजवादी और साम्यवादियों पर भी, या समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा पर भी प्लेटो के विचारों का प्रभाव पड़ा। तो आप देख सकते हैं जितने भी आदर्शवादी हैं, जिन्होंने भी आदर्श की बात की है, जिन्होंने भी मूल्यों की बात की है, जिन्होंने भी मूल्यों की बात, मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है उसको मूल्य कहते हैं। व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है उसको मूल्य कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान के मूल्य कौन से हैं? राजनीतिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, बंधुता, ये सब पॉलिटिकल वैल्यू है, राजनीतिक मूल्य। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो है प्लेटो के विचारों से प्रभावित हुए। तो आप देख सकते हैं जितने भी आदर्शवादी हो सब प्लेटो से प्रभावित हुए हैं। इसलिए एक तरफ प्लेटोवाद है, दूसरी तरफ अरस्तुवाद है। जो यथार्थ की बात करता है वो अरस्तु का अनुसरण करता है, जो आदर्श की बात करता है प्लेटो का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है। जरा समझें, प्लेटो की रिपब्लिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है, तो इनकी रचना लॉज वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। अब लॉज इनकी अंतिम रचना है, द लॉज इनकी अंतिम रचना है, कानून। तो लॉज में जिन बातों को उल्लेख किया है उन बातों को इनके शिष्य अरस्तु ने भी स्वीकार किया है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो अपनी बात जहाँ समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात स्वीकार कर लेता है या शुरू कर देता है। तो लॉज की बातों को अरस्तु ने स्वीकार किया है। कानून, लॉज में कहा जाता है कि कानून का शासन ही ठीक है, व्यक्ति विशेष कहाँ से लाया ऐसा दार्शनिक राजा। तो अरस्तु ने भी जो कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है, कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया है। इसके बाद में अब इनके योगदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कथन हैं। इन कथनों को नोट जरूर करेंगे। एक विद्वान कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि दर्शन का पोप प्लेटो को किसने कहा है, या प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है। नोट करें, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? कैटलिन ने। अगला है एमर्सन। एमर्सन क्या कहते हैं? प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। प्लेटो दर्शन है, दर्शन प्लेटो। प्लेटो का नाम लेते ये लगता है कि ये वास्तविक रूप में स्वामी ही दर्शन है। दर्शन का नाम लिखते लगता है कि प्लेटो की बात की जा रही। क्यों? क्योंकि राजनीति दर्शन के जनक ही कौन है बेटा? प्लेटो हैं। यस। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी दो वाद के रूप में, यूनानी, ध्यान दें, यूनानी दार्शनिकों की परंपरा की विशेषता है कि, नोट करो इसको, यूनानी, अगर यूनानी से अलग हट के हम बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि यूनान तक सीमित हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे यूरोपीय, यूनान के स्थान पर यूरोपीय कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूरोपीय, संपूर्ण यूरोप, यूरोपीय दार्शनिक परंपरा की विशेषता यह है कि यह प्लेटो के विचारों में पाद टिप्पणियों की श्रृंखला, पाद टिप्पणियों की श्रृंखला का संकलन मात्र है। पाद टिप्पणियों की श्रृंखला का संकलन मात्र है। मतलब यूरोप के अंतर्गत जितना भी चिंतन किया गया है वो किसी न किसी रूप में प्लेटो से ही लिया गया है। बशर्ते कि आदर्शवाद की बात की जा रही है और यथार्थवाद की बात की जा रही है तो फिर वह अरस्तु से लिया जा रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। जो आदर्श की बात करता है वो प्लेटो का अनुयायी है, जो यथार्थ की बात करता है वो अरस्तु का अनुयायी है। ये हो गया प्लेटो का योगदान, अनुदान, मूल्यांकन। अब आज का लेक्चर यदि आप अच्छे समझ जाते हैं तो डेफिनेटली प्लेटो के बारे में जितनी भी बातें वो सब अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम कल से अगला लेक्चर मतलब थिंकर्स शुरू करेंगे। प्लेटो के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।